नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल और इस समय देखें तो नतीजों के सीजन की एक तरह से कह सकते हैं कि बाहर चल रही है। Q4 नतीजे पूरी तरह से फ्लो में आ चुके हैं और एक जो लास्ट वीक टेंशन चल रही थी ईरान इजराइल को लेकर, वो भी कुछ हद तक शांत हुई है। तो जो मार्केट का फोकस है वो कहीं ना कहीं अर्निंग्स की तरफ अब आता हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी कुछ रिजल्ट्स हैं इस वीक में और उन पर नज़र डालेंगे कि किस तरह से आपको स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, क्या करना चाहिए, बाय सेल होल्ड। इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट मिस्टर संतोष सिंह जुड़ चुके हैं। संतोष सर, हाय, गुड इवनिंग सर। थैंक यू वेरी मच अपना कीमती समय देने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। Thank you very much, Vivek ji, for having me on your show. Thank you. प्लेजर सर। संतोष सर, पहले मैं एक ब्रीफली आपसे जानना चाहता हूं कि चूंकि अब जियोपॉलिटिकल रिस्क थोड़ा सा सबसाइड हुआ है, कैसे देख रहे हैं सर मार्केट्स को? दोबारा रौनक लौटेगी और ये लंबी लौटेगी रौनक क्या? देखिए, एक रिस्क जरूर होता है क्योंकि इक्विटी जब भी हम इक्विटी के मार्केट में है तो वहाँ एक रिस्क जो है वो जियोपॉलिटिकल रिस्क, इकोनॉमिक रिस्क और कंपनीज स्पेसिफिक रिस्क जो भी होती है, ये सारे रिस्क को लेकर चलना होता है। लेकिन अगेन, इंडिया जिस जगह पे पोजीशन है और आने वाले दिनों में जिस तरह से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पॉइज टू ग्रो करने वाली है, वहाँ पर लगता है कि डेफिनेटली मार्केट अच्छा रहेगा, कंपनियों के नतीजे अच्छे रहेंगे। तो उस लिहाज से रिस्क तो है, लेकिन एट द सेम टाइम रिवॉर्ड भी ज़्यादा है क्योंकि अगर आप जितनी भी विश्व की बड़ी जी। कह लें कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन संस्थाएं हैं, जिन्होंने कि IMF हो, चाहे मॉर्गन स्टैनली हो, वो सारे लोग इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ पर अपने भरोसे जता रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मतलब इन्वेस्टर हैज़ टू बी हियर, यहाँ पर रहेंगे क्योंकि पैसा जहाँ ग्रो होता है वहाँ पर इन्वेस्टर भी रहते हैं। और डेफिनेटली जिस तरह से हम तीसरी जो है दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने के रास्ते पर हैं, और जो सारी चीज़ें बिल्कुल। धीरे धीरे दिख रही हैं कंपनियों के प्रॉफिट्स में, गवर्नमेंट्स के जो है रेगुलेशंस में, गवर्नमेंट के बहुत सारी चीज़ों में दिख रहा है। तो वो उस तरह से लग रहा है कि डेफिनेटली रिस्क तो रहेगा, लेकिन एट द सेम टाइम रिवॉर्ड आपको रिस्क से ज़्यादा है। बिल्कुल, तो रिवॉर्ड आपको रिस्क से ज़्यादा है और यही बना रहना चाहिए मार्केट में, तभी मार्केट में पैसा बनेगा। लेकिन इस हफ्ते में काफ़ी पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि काफ़ी कंपनीज़ के नतीजे हैं। उन नतीजों पर एक लिस्ट पर नज़र डाल लेते हैं और क्या कुछ उनकी रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट के एस्टिमेट्स हैं। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, काफ़ी कुछ कंपनीज़ के नतीजे, खासतौर से पहले 23 अप्रैल हमने काफ़ी कुछ मुख्य कंपनीज़ ही ली हैं। नतीजे उनसे भी ज़्यादा कई कंपनीज़ के हैं। ICICI प्रूडेंशियल 23 अप्रैल यानी कि कल, M&M फाइनेंशियल कल नतीजे हैं। परसों एक्सिस बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, 5 पैसा जैसी कंपनीज़ के नतीजे हैं। जहां पर NA लिखा हुआ है उसका मतलब है कि नॉट अवेलेबल। कोई ब्रोकरेज हाउसेस की हमें रिपोर्ट्स नहीं मिली जिनके बेसिस पर हम रिजल्ट्स के एस्टिमेट दे सकें। लेकिन हाँ, काउंटर्स पर मूव है, इसलिए इन काउंटर्स को लेने की ज़रूरत आ पड़ी थी। साथ ही अगर देखें तो कुछ एक कंपनीज़ जिनके नतीजे इसी वीक में आगे भी देखने के लिए मिलेंगे, उसमें चेन्नई पेट्रो, इक्विटास, ACC, बजाज फाइनेंस, इंडसइंड बैंक, सभी के रेवेन्यू ग्रोथ, पैट ग्रोथ के एस्टिमेट सामने लिए हुए हैं ऑन YOY बेसिस पर। उसके आगे बढ़ते हैं, लॉरस लैब, ओलेक्ट्रा ग्रीन, मारुति, इंडिया बुल रियल एस्टेट, उषा मार्टिन, ये वो सभी जो मिड कैप की बड़ी कंपनियां हैं, जो लार्ज कैप की बड़ी कंपनियां हैं, ज़्यादातर उन कंपनीज़ को शामिल किया है जिसमें ज़्यादातर इन्वेस्टर्स के पैसे या तो लगे हुए हैं या ज़्यादातर हमारे पास सवाल आते हैं। उन सभी शेयर्स को लेने की कोशिश की गई है। लास्ट में एक और देख लेते हैं, उत्कर्ष, स्मॉल फाइनेंस बैंक, ICICI बैंक, यस बैंक, RBL बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक, ये कुछ एक कंपनीज जिनको हमने शॉर्टलिस्ट किया और इस पूरे शो में हम इन कंपनीज के रिजल्ट्स और उन पर बनने वाली स्ट्रैटेजी पर डिस्कशन करेंगे। संतोष सर हमारे साथ हैं। पहला काउंटर लेते हैं ICICI प्रूडेंशियल का। संतोष सर, कल रिजल्ट्स हैं, इसमें इंटरेस्टिंग पैटर्न बना। 18 अप्रैल को HDFC लाइफ के नतीजे आए थे, जो नतीजे बाजार को बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लगे। उसके बाद HDFC लाइफ भी टूटा और ICICI प्रूडेंशियल, चूंकि 23 अप्रैल को रिजल्ट्स थे तो ये काउंटर इन एंटीसिपेशन पहले ही टूट गया। रेवेन्यू ग्रोथ 5% की एक्सपेक्टेड है और नेट प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी की 21% एक्सपेक्टेड है। क्या करें आप सर इस काउंटर पर? देखिए, मुझे लगता है कि इन दिनों अगर आप देखें तो लाइफ इंश्योरेंस में वो ग्रोथ देखने को नहीं मिली है, डेस्पाइट कि आप केवल SBI लाइफ इंश्योरेंस को देख लें। म्यूटेड जो है नंबर्स रहे हैं पूरे सेक्टर में, लाइफ इंश्योरेंस में स्पेशली। LIC को छोड़ देंगे कि PSU में है, वहां पर जो है उलट अच्छे नतीजे देखने को मिले हैं।
लास्ट के 2-3 क्वार्टर्स में। लेकिन ये जो जितनी भी दिग्गज कंपनियां प्राइवेट सेक्टर में हैं वहां पर वो नतीजे थोड़े निराशाजनक रहे हैं। मुझे लगता है कि कोविड के बाद बहुत ज़्यादा रिकवरी देखने को नहीं मिली इस सेक्टर में। लेकिन मैं काफ़ी आश्वस्त हूँ क्योंकि पेनिट्रेशन जो है इस सेक्टर का अभी भी काफ़ी कम है, लोगों में इसकी सूझबूझ काफ़ी कम है, अभी इंश्योरेंस के प्रति झुकाव कम है, तो इनका मार्केट जो है वो काफ़ी बड़ा है और अपॉर्चुनिटी साइज बहुत बड़ी है जी। इस पूरे मार्केट में। तो लंबी अवधि का निवेश अगर है आपका और आपको कहीं भी करेक्शन में ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो मुझे लगता है कि वहां पर आपको देखना चाहिए। और इसमें जितने भी लाइफ इंश्योरेंस पैक है उसमें मुझे लगता है कि वन ऑफ दी जो 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 मेरी पसंद है वो एसबीआई लाइफ की तरफ है। बिल्कुल, एसबीआई लाइफ सर की पसंद है, लेकिन यहाँ पर आईसीसी प्रूडेंशियल अगर निचले स्तरों पर मिलता है तो देखा जा सकता है। फिलहाल होल्ड रखें, बाकी रिजल्ट्स पर एक बार फिर रिव्यू करेंगे जब कंपनी के रिजल्ट्स आते हुए दिखाई देंगे। सर नेक्स्ट काउंटर की तरफ बढ़ते हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल। इसके भी नतीजे कल हैं। कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ में 12% का जंप देखने के लिए मिल सकता है, नेट प्रॉफिट ग्रोथ में 7% का जंप। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो क्यू ऑन क्यू ग्रोथ होगी नेट प्रॉफिट की, उसमें करीब 32% का जंप देखने के लिए मिलेगा। कंपनी के डिसबर्समेंट में करीब 11% की ग्रोथ ऑलरेडी हमने देखी है। लेकिन आज नतीजों से पहले ये काउंटर सुबह ओपनिंग में अच्छा खुला, लेकिन बाद तक प्रॉफिट बुकिंग या हम कह सकते हैं मार्केट स्ट्रेंथ में रहा, लेकिन ये काउंटर नहीं स्ट्रेंथ दिखा पाया। अब क्या करें सर? देखिए बहुत अच्छी कंपनी है, मुझे लगता है कि अगर आपको रूरल साइड में या फिर अगर आप देखें व्हीकल फाइनेंस में देखना है तो एक अच्छी कंपनी है। और लेकिन नतीजे थोड़े से जो है इधर उधर रहते हैं कभी कभी। तो ये काउंटर भी मुझे अच्छा लगता है, अगर रूरल थीम आपको पकड़नी है तो इस काउंटर को देखा जा सकता है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस को वैल्यूएशन वाइज भी कंफर्टेबल है, बहुत महंगा नहीं है अगर आप देखें प्राइस टू बुक के लिहाज से। तो निचले स्तरों पर डेफिनेटली इसे देखा जा सकता है। ग्रोथ आई थिंक जो है चूंकि व्हीकल जो है अगर आप देखें रूरल व्हीकल्स ग्रोथ में ज़्यादा नहीं हुई है लेकिन टू व्हीलर्स ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई है। लेकिन जो है अगर आप इसी के साथ अगर इंडसइंड बैंक को जोड़ते हैं और अगर आप देखें तो वहां पर मुझे लगता है कि वो अपॉर्चुनिटी साइज थोड़ी बड़ी दिखती है क्योंकि व्हीकल फाइनेंस में वो कंपनी का अपना एयूएम साइज बहुत बड़ा है। तो वो कंपनी ज़्यादा अच्छी लगती है। बट ये कंपनी भी अगर रूरल थीम देखना है आपको, और इस बार ऐसा देखा जा रहा है कि 10 सालों में जो एलपीए जिसे हम कहते हैं मानसून की जो अपेक्षा है वो काफ़ी जो है अच्छी है, जिसके कारण कि महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस इससे बेनिफिट होगा क्योंकि रूरल इनकम अगर बढ़ती है वहां पर अगर फसल क्रॉप यील्ड अच्छी आती है तो इस कंपनी को काफ़ी फायदा हो सकता है। तो उस लिहाज से निचले स्तरों पर डेफिनेटली अगर कोई भी निराशा हो अगर रिजल्ट के अंदर तो जरूर एक एक्यूमुलेट कह सकता है, बहुत अच्छी कंपनी है ये। अच्छी कंपनी और नतीजों के बाद अगर कोई निराशा मिलती है तो एक्यूमुलेट करें, और फिलहाल जिनके पास है वो होल्ड करें। इस काउंटर पर फिलहाल एक अच्छी स्ट्रेंथ हो सकता है नतीजों के बाद या नतीजों के समय, चूँकि कल ही नतीजे हैं तो अब ज़्यादा समय बचा नहीं है। तो नतीजों से पहले जो भी ट्रेडिंग सेशन कल का जितना भी मिलेगा उसमें हो सकता है कि अच्छी वॉलेटिलिटी पॉजिटिव साइड पर दिखाई दे। नेक्स्ट काउंटर की तरफ बढ़ते हैं। अगला काउंटर है एक्सिस बैंक। सर बैंकों का दिग्गज, यहाँ पर भी नतीजे हैं। बैंक से देखें तो 8% की ग्रोथ रेवेन्यू में और साथ ही मुनाफे में करीब डी ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी 4% की। हालांकि क्यू ऑन क्यू बेसिस पर कंपनी के नतीजे ठीक रहेंगे। एचडीएफसी बैंक के नतीजे अच्छे आए सर, लेकिन उतना ज़्यादा रिटर्न नहीं मिला निवेशकों को, ट्रेडर्स को, जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। एक्सिस बैंक से क्या उम्मीदें रखें? नतीजे परसों हैं। देखिए मुझे लग रहा है कि एक्सिस बैंक में भी बहुत ज्यादा ग्रोथ, क्योंकि लास्ट के अगर 3 क्वार्टर को देख लें विवेक जी तो उसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। मतलब एक रेंज के अंदर जो है प्रॉफिट ग्रोथ रही है, एक्सपोनेंशियल कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। इवन अगर आप लास्ट ईयर से भी कंपेयर कर लें तो ग्रोथ नहीं है। हाँ तो मुझे लग रहा है कि और प्राइसिंग भी एकदम रिजनेबल की तरफ है। जो है 2.5 टाइम्स के करीब आसपास जो है अपने बुक वैल्यू पे ट्रेड हो रहा है। लेकिन मैं थोड़ा सा स्केप्टिक हूँ एक्सिस बैंक को लेकर। दूसरी जो बैंक है जैसे कि आपने एचडीएफसी बैंक कही है बात, उसमें थोड़ा सा चूंकि मर्जर हुआ था उसके बाद कंपनी की एसेट क्वालिटी में थोड़ा सा देखा गया डिटेरियोरेशन हुआ है। जो क्रेडिट टू डिपॉजिट जो रेशियोज है उसमें अभी तक वो उभर नहीं पाए क्योंकि जो एनसीडी और बहुत सारी चीजें जो एचडीएफसी में थी वो मर्ज हुई हैं। बैंकों में हम हमेशा देखते हैं कि लेस देन 100 होना चाहिए, जो कि इसमें 104 है अभी, एलिवेटेड लेवल पे है। मतलब कॉस्ट जो है कंपनी का ज्यादा है और इस बार प्रोविजंस बढ़ी हैं, जो प्रॉफिट प्रायर
तो प्रोविजंस तो काफ़ी अच्छा दिख रहा था, लेकिन प्रोविजंस में काफ़ी बड़ा इंक्रीज हुआ है, क्योंकि जो आरबीआई के रेगुलेशंस आए थे एआईएफ्स की तरफ, जो है जितना भी इन्वेस्टमेंट है अगर, तो उनको उसमें डिक्लेयर करना पड़ेगा और उसके लिए प्रोविजन करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि वन ऑफ है और रिजनेबल वैल्यूएशन पर काफ़ी है एचडीएफसी बैंक। तो मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी साइज ज़्यादा जो है वो एचडीएफसी बैंक की तरफ ज़्यादा है देन टू एक्सिस बैंक। बिल्कुल, तो एक्सिस बैंक अगर किसी के पास है तो सर होल्ड कर लें। यस, आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन नई खरीदारी से बचें अभी, जब तक के रिजल्ट ओके, सामने ना आए। जी, बिल्कुल, तो एक्सिस बैंक को होल्ड करें, लेकिन अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में खरीदारी करनी है तो एचडीएफसी बैंक इज रिलेटिवली बेटर देन द एक्सिस बैंक। चलिए नेक्स्ट काउंटर की तरफ बढ़ते हैं। एफएमसीजी का दिग्गज हिंदुस्तान यूनिलीवर 24 अप्रैल यानी कि परसों उसके नतीजे होंगे। 4% की ग्रोथ सर रेवेन्यू में, 4% की ग्रोथ प्रॉफिट में, वॉल्यूम ग्रोथ करीब 3%। रॉ मटेरियल कॉस्ट सस्ती होने की वजह से मार्जिन्स को थोड़ा सहारा मिल सकता है। क्या करें, काउंटर 4% की ग्रोथ से कुछ लोगों को पैसे कमवा पाएगा? थोड़ा सा मुश्किल है लोग, क्योंकि अगर आप देखें कि अगर ग्रोथ आपकी इतनी टेपर्ड है और वैल्यूएशन थोड़े से हाई साइड में है, तो शायद पैसे कमाना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप लंबी अवधि का निवेश करना चाहते हैं, तो मुझे लग रहा है कि 2000 के नीचे लेकर 1800 रुपए के बीच में अगर आपको मिलता है, तो आई थिंक दैट इज द बेस्ट लेवल टू एक्यूमुलेट एटलीस्ट। क्योंकि जैसा मैं देख रहा हूँ कि शायद अगर बारिश अच्छी हो तो रूरल इनकम अच्छी होगी, और एफएमसीजी स्टॉक्स, रूरल इनकम अगर अच्छी होती है तो उस पर उसका काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो उस लिहाज से आपको ये ध्यान रखें, क्योंकि इस मरतबा जो है, अगर आप देखें लास्ट के 10 सालों में, तो 2 बार बारिश अच्छी हुई है, तीसरी मरतबा अनुमान है कि अच्छा कर रहे हैं। और इस बार ऐसा देखा गया है कि आजकल मौसम विभाग के प्रोडिक्शन जो है काफ़ी जो है नियर टू दी एक्चुअल फैक्ट्स होते हैं। तो उस लिहाज से आपको नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि इकोनॉमी का एक बड़ा तबका जो है वो रूरल से कनेक्ट होता है, और बहुत बड़ी आबादी रूरल की तरफ रहती है। तो वो ध्यान देना काफ़ी आवश्यक है, और अगर निचले स्तरों पर मिलता है तो मुझे लगता है कि वहाँ पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल, तो नतीजों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा मॉनसून, और मॉनसून की लिए कमेंट्री जो मैनेजमेंट देगा उस पर मार्केट की नज़र ज़्यादा रहेगी कि कंपनी किस तरह की कमेंट्री देती है। अगर मॉनसून अच्छा रहा और कमेंट्री भी अच्छी रही तो डेफिनेट सी बात है कि ये एक बड़ा बेनिफिशियरी होगा। लेकिन रिजल्ट्स को लेकर अभी बहुत ज़्यादा उम्मीदें है नहीं, तो यहाँ पर एक साइडवेज सा मूवमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर होल्ड करने की राय सर की तरफ से, और जिनके पास है वो निचले स्तरों पर जिनके पास नहीं है वो निचले स्तरों पर इस काउंटर को खरीदारी कर सकते हैं। नेक्स्ट काउंटर बढ़ते हैं सर, 5 पैसा। इस काउंटर पे काफ़ी तेज मूव देखने के लिए मिल रहे थे। ईरान इजराइल का युद्ध शुरू हो गया जिसकी वजह से काउंटर पिट गया, लेकिन अब चूंकि नतीजे हैं कंपनी के, और इस सेगमेंट की 2 कंपनियां, एक एंजल वन, दूसरा आईसीआईसीआई सिक्योरिटी, इन दोनों ही कंपनियों ने अच्छे नतीजे पेश किए, और नतीजों के बाद काउंटर पर एक अच्छा रिएक्शन भी देखने के लिए मिला था एंजल वन और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ पर। अब चूंकि इन एंटीसिपेशन इस कंपनी के नतीजे भी एक्सपेक्ट कर सकता है मार्केट की अच्छे हो सकते हैं, तो क्या करें अब इस काउंटर पर? देखिए, अगर आपके पास मतलब प्लेटर में अगर कई कंपनियां हों और बेहतर कंपनियां हों सेक्टर की, तो मुझे लगता है कि उस जगह को चुनना चाहिए जहां पर परफॉर्मेंस बेहतर होने की उम्मीद है। और ऑलरेडी जो है, अगर पिछले तरफ देखेंगे, पीछे जाकर देखेंगे, तो डेटाज भी काफ़ी अच्छे हैं। और जिन 2 कंपनियों के नाम लिए, मुझे लगता है कि दिग्गज कंपनियां हैं, और मुझे लगता है कि ज़ीरोधा के बाद जो सबसे बड़ी कंपनी निकल के आ रही है वो एंजल वन आ रही है, क्योंकि मार्केट जो है वो काफ़ी कैप्चर कर रही है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटी भी धीरे धीरे जो है मार्केट को काफ़ी अच्छा कैप्चर किया है। 5 पैसा कैपिटल बहुत ही छोटी कंपनी है, और कह लें कि रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन जो है कैपिटल एम्प्लॉयड उतना ज़्यादा सुपीरियर नहीं है इन कंपैरिजन टू आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज और एंजल वन। तो आपको हमेशा बेस्ट ऑफ द बेस्ट के साथ रहना चाहिए, वहाँ पर पैसे ज़्यादा बनते हैं। ये कंपनी को मैं तो पास करना चाहूँगा, क्योंकि नंबर्स ठीक है, क्योंकि बुल मार्केट चल रहा है तो सभी लोगों को पैसे मिलेंगे, लेकिन बेहतर लोग जो है वो बेहतर रिटर्न देंगे, और बेहतर जो है कहने की परफॉर्मेंस दे सकते हैं वो मार्केट में। बिल्कुल, तो यहाँ से निकलकर आप दूसरी कंपनीज में स्विच कर सकते हैं इसी सेगमेंट की, और बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज हैं जहाँ पर कि आपका पैसा बन सकता है। नेक्स्ट काउंटर की तरफ बढ़ते हैं। रिफाइनरी की एक और मिड कैप की दिग्गज कंपनी चेन्नई पेट्रोल। सर, इस कंपनी ने रशिया यूक्रेन युद्ध के समय पर 100 रुपये के लेवल्स के आसपास ये काउंटर चल रहा था, वहाँ से 10 गुना रिटर्न दिए हैं, 1000 रुपये तक पहुँचा, अभी 900 की रेंज में काउंटर चल रहा है। कंपनी के नतीजे अब चूंकि रशिया यूक्रेन युद्ध का जो बेनिफिट था उसकी वजह से एक बेस खड़ा हो गया, तो अब उस
हायर बेस के अगेंस्ट में जो रिजल्ट्स आएंगे वो थोड़े वीक रहेंगे। 40% की डी ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही है मार्केट की तरफ से। प्रॉफिट में, नतीजों में रेवेन्यू भी करीब 4% तक गिर सकता है। क्या करें सर अब इस काउंटर पर? देखिए, जहाँ पर इस तरह की बातें हैं, मतलब मुझे लगता है कि पहली चीज़ तो आप एक स्टॉप लॉस बना लें, क्योंकि इसकी अर्निंग्स वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रही है और क्रूड ऑयल की कीमतों पर काफ़ी जो है डिपेंडेंसी रहती है ऐसी कंपनियों की। तो वहाँ पर आपको हमेशा, क्योंकि जहाँ पर अर्निंग्स वोलेटिलिटी है, रिस्क जो है आपको पोर्टफोलियो पर ज़्यादा क्रिएट करता है। मौजूदा स्तर से मुझे लगता है कि अगर ये कंपनी 895 के नीचे अगर जाती है तो वहाँ पर एक स्टॉप लॉस बना लें। फ्रेश खरीदारी की तो कोई राय नहीं होगी, क्योंकि अर्निंग वोलेटिलिटी है और स्टॉक प्राइस में काफ़ी गेन आ चुका है, ऑलरेडी बिल्टअप हो चुका है, सारी चीज़ें पॉजिटिव्स मतलब बिल्टअप है। तो आपके पास अगर है 895 के नीचे, बाय क्लोजिंग बेसिस का एक स्टॉप लॉस जरूर बना लें। तो होल्ड रखें, 895 का स्टॉप लॉस लगा कर रखें। अगर स्टॉप लॉस टूटता है तो एग्जिट करने की ही राय। नेक्स्ट काउंटर बढ़ते हैं सर। काफ़ी सवाल आते हैं इस काउंटर पर। इक्विटाज स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसके भी नतीजे हैं। परसों कंपनी की हमने ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट देखी, उसमें 13% की ग्रोथ रेवेन्यू में एक्सपेक्टेड है और प्रॉफिट में करीब 11% की ग्रोथ का अनुमान है। क्या करें इस काउंटर पर सर? देखिए, ये काउंटर मतलब आप देख लें, नाम जैसा है इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक में इसके जो स्टेप्स हैं वो भी स्मॉल स्मॉल स्टेप्स हैं। धीरे धीरे जो है अपनी जो है प्रॉफिट को धीरे धीरे बढ़ाते जा रहा है, अगर आप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम देखें। और जो कि बहुत अच्छा है, मतलब जो आरबीआई ने इन छोटी छोटी जितनी भी कह लें कि कंपनियां थी एनबीएफसी, उनको जो स्मॉल फाइनेंस बैंक के लाइसेंस दिए गए, इसका मतलब है कि आपको एक हैंड होल्ड एक्सपीरियंस दिया गया। और मुझे लगता है कि ये बैंक जो है उज्जीवन और इक्विटास, ये दो अच्छी बैंकें हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये तीन कंपनियां जो हैं वो दिग्गज कंपनियां हैं, जो कि जिन्होंने प्रॉफिट अच्छी बनाई है। धीरे धीरे ही बनाई है, लेकिन एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की रन रेट काफ़ी तेज है, लेकिन इन कंपनियों की थोड़ी सी है, लेकिन दे आर वेल पॉइज्ड टू ग्रो। मुझे लगता है कि और वैल्यूएशन भी रिजनेबली लगते हैं, 2 टाइम्स के आसपास हैं, जो कि धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है। तो इसको यहाँ न लें, लेना है अगर सोचें, मार्केट करेक्शन का थोड़ा वेट कर लें और थोड़ा करेक्ट हो जाए तो डेफिनेटली अगर आप चाहें तो पोर्टफोलियो में स्मॉल पाई ले सकते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर मार्केट में किसी भी डिक्लाइन पर इस काउंटर को लेने की सलाह, वैसे मोतीलाल ओसवाल के जो इस पर लक्ष्य हैं 125 रुपये की लक्ष्य है, उनकी बाय की रेटिंग भी है। सर भी कह रहे हैं कि खरीदारी करनी है, लेकिन चूंकि एलिवेटेड लेवल है, थोड़ा ऊपर आ चुका है काउंटर, खिंचा हुआ शेयर है, तो अभी फिलहाल थोड़ा कोई भी करेक्शन आए तभी उसका इंतजार करके खरीदें। नेक्स्ट काउंटर की तरफ बढ़ते हैं। एसीसी सर, सीमेंट का दिग्गज, 25 अप्रैल को नतीजे। कंपनी की जो रेवेन्यू ग्रोथ है उसमें 7% का जंप, प्रॉफिट में करीब 66% का जंप ऑन ए वाई बेसिस। लेकिन क्यू ऑन क्यू थोड़े से सीमेंट कंपनीज के नतीजे उतने अच्छे नहीं रहेंगे, क्योंकि सीमेंट की जो कीमतें थी इस क्वार्टर में गिरी थी। कैसे ट्रेड करें, कैसे इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी बनाएं सर इस काउंटर पर अब? देखिए, मुझे लगता है कि अगर आप देखें, क्योंकि एसीसी और अंबुजा ये दोनों कंपनियां अडानी की हो चुकी हैं, और अंबुजा सीमेंट जो है वो एसीसी के का प्रमोटर है, तो मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी साइज विल बी मोर इन अंबुजा सीमेंट। और अगर इसमें भी लेना चाहें तो डेफिनेटली कंपनी अच्छा करे, और एक्सपेंशन के प्लान काफ़ी आने वाले हैं कुछ दिनों में। ये कंपनी भी मतलब अच्छी है, और अगर आपको 2200 रुपये के आसपास तक मिलती है तो आई थिंक दैट विल इज द गुड लेवल टू अक्यूमुलेट। तो बाय ऑन डिप्स अभी जिनके पास है सर वो होल्ड कर सकते हैं। अभी जिनके पास है, मुझे लगता है कि 2390 के नीचे का एक स्टॉप लॉस बना के होल्ड कर सकते हैं। ओके, तो 2390 के स्टॉप लॉस के साथ इस काउंटर को होल्ड करने की राय। नेक्स्ट काउंटर बढ़ते हैं। बाजार का एक और दिग्गज बजाज फाइनेंस, एनबीएफसी के स्पेस में सबसे बड़ी एनबीएफसी भारत की, जिसकी की नतीजे होंगे 25 अप्रैल को। कंपनी में देखें तो करीब 30% की ग्रोथ रेवेन्यू में और 23% की ग्रोथ कंपनी के मुनाफे में आती हुई दिखाई दे सकती है। मार्केट ऐसे एक्सपेक्ट कर रहा है। क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी कंपनी की सिंगल डिजिट ग्रोथ जरूर दिखाई देगी, ऐसा मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है। सर क्या करें? काउंटर में एक अच्छा बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न था सर। मैंने देखा कि फ्राइडे के सेशन में ये काउंटर 300 रुपये रिकवर हुआ अपने लोज से, 6800 की रेंज में चला गया था, 7100 की रेंज में ये जाकर बंद हुआ। और आज भी देखिए सर, ये काउंटर करीब करीब 200 रुपये चला है। तो अगर मैं परसों फ्राइडे के लोज से देखूं तो काउंटर 500 रुपये रिकवर हो चुका है। अब इसमें बने रहना ठीक रहेगा रिजल्ट्स के चलते, या इसमें प्रॉफिट बुक करें सर?
देखिए, एक कंसोलिडेशन रेंज अगर आप देखें तो ऊपर में 8,000, नीचे 6,500 या 6 से 6,500 के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है। उसका रीजन अगर आप देखेंगे विवेक जी, करंट मार्केट प्राइस पे 7.5 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू ये कंपनी ट्रेड हो रही है, केवल और केवल इसलिए कि कंपनी जो है वो काफ़ी हाई रन रेट है डिस्पाइट कि इतना बड़ा बेस है। और जैसा आपने बताया कि इंडिया की सबसे बड़ी एनबीएफसी, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी हैं ये। और इस कंपनी में मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम और शायद लग सकता है, क्योंकि वैल्यूएशन काफ़ी महंगे हैं। वैल्यूएशन और अर्निंग्स को कैचअप करने के लिए, मतलब वैल्यूएशन गिरेगा अर्निंग कैचअप करती है तो। और मैं काफ़ी आश्वस्त हूँ कि ये कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक प्राइस में तेज़ी आएगी, लेकिन टिल द टाइम जो है कंसोलिडेशन लगता नहीं है अभी पूरा राइट हुआ है। थोड़ा समय और लग सकता है अर्निंग्स को कैचअप करने के लिए। लेकिन अगर आपको किसी भी गिरावट में 6, 6,500 में मिलती है, तब लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट का नजरिया रखकर जो है डेफिनेटली इसमें निवेश किया जा सकता है। बिल्कुल। तो यहाँ पर लॉन्गर टर्म के लिए इस काउंटर पर बाय की ही रिकमेंडेशन है, और ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट भी इस काउंटर पर बाय की ही है। तो ये काउंटर अभी भी निवेश के लिए अच्छा है, कोई भी गिरावट आती है तो और ज़्यादा अच्छा बन जाएगा। नेक्स्ट काउंटर की तरफ बढ़ते हैं। सर ने बात भी की थी इस काउंटर पर, इंडसइंड बैंक। सर, नतीजे भी आ रहे हैं 25 अप्रैल को, क्या स्ट्रेटेजी बनाए? रेवेन्यू और प्रॉफिट में 18% का जंप दोनों ही साइड पर देखने के लिए मिलेगा। वाई ओ वाई बेसिस पर कंपनी की आय में, यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम में 18% का जंप, वहीं प्रॉफिट में भी 18% का जंप मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं काउंटर पर? देखिए, काउंटर पर पहले तो हम लोग की होल्डिंग है इस कंपनी में, क्योंकि ये कंपनी में मैं देख रहा हूँ कि इनके पोर्टफोलियो का एक लार्ज साइज जो है वो व्हीकल फाइनेंस की तरफ है। और व्हीकल जो है इन दिनों अगर नंबर्स देखेंगे तो दे आर सोरिंग लाइक एनीथिंग। तो उस लिहाज से ये कंपनी उससे बेनिफिशियरी होगी। लेकिन नंबर्स के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो लास्ट के विवेक जी 4 क्वार्टर में कंपनी जो है कि का नेट प्रॉफिट जो है वो एक रेंज में रहा है। और प्राइस को भी अगर आप देख लेंगे तो तकरीबन जो है कई महीनों से प्राइस भी रेंज में बना हुआ है, जब तक कि कोई खास ट्रिगर नहीं आता है इनको का मतलब ऊपर चलने का। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम शायद लग सकता है इसमें। क्योंकि अगर आप देखें, मैं देख रहा था कि इनके जो है एडवांसेस में लास्ट क्वार्टर में 3.7% का जंप था, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लास्ट क्वार्टर में जो था तकरीबन 20% का जंप था। तो 20% अगर एडवांसेस जंप हो रहे हैं किसी भी कंपनी के, और नेट इंटरेस्ट इनकम में तकरीबन ईयर ऑन ईयर 18% जंप है, तो हेल्दी ग्रोथ है जिसे हम देखते हैं कि कंपनी में होना चाहिए। और उसके साथ अगर आप जो रिटर्न ऑन एसेट्स भी हाई है, 1.93 के करीब था। तो ऐसे तो नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं इसके। बट लेकिन परकुलेशन ऑफ प्रॉफिट जो है वो एक रेंज में रहा है लास्ट के 3, 4 क्वार्टर में, जिससे कारण की प्राइस को भी हम देख रहे हैं कि एक रेंज में है। बट लेकिन मैं काफ़ी आश्वस्त हूँ कि ये रेंज शायद जल्दी ही टूटेगा इसमें, और फिर से हम इसमें 1800, 1900 का भाव देख सकते हैं। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी जरूर अपनानी चाहिए। तो इंडसइंड बैंक पर भी बाय ऑन डिप्स, यहाँ पर इस काउंटर पर सर की राय है, इस काउंटर पर अच्छी स्ट्रेंथ बन सकती है। नेक्स्ट काउंटर बढ़ते हैं। लॉरस लैब। सर, बड़ा फेमस काउंटर है क्योंकि इस कंपनी के नतीजे पिछले 2-3 क्वार्टर से अच्छे नहीं आ रहे, लेकिन काउंटर में एक बड़ी खूबी है, ये काउंटर नतीजों के बाद टूटता है, लेकिन 1 या 2 दिन में ही ये उन्हीं लेवल्स पर रिकवर होकर आ जाता है जहाँ से टूटता है। इस बार भी नतीजे अच्छे एक्सपेक्टेड हैं, देखना होगा कि किस तरह की ग्रोथ काउंटर पर देखने के लिए मिलती है। हालांकि रेवेन्यू में ½ % की ग्रोथ, नेट प्रॉफिट में 9% की ग्रोथ वाई ओ वाई, लेकिन क्यू ऑन क्यू ये जो नेट प्रॉफिट की ग्रोथ है ये 394% एक्सपेक्टेड है। मार्केट में आज इस काउंटर ने मूव दिखाने की कोशिश की मॉर्निंग में, लेकिन उसके बाद पूरे दिन साइडवेज मूवमेंट ही देखने के लिए मिला। 430 से 32 की रेंज में थका हुआ रहा ये काउंटर। अब क्या करें सर? एक्सपायरी भी है, एफ एंड ओ का काउंटर है। देखिए, अगर आप पूरे सेक्टर को होलिस्टिकली देखेंगे विवेक जी, एपीआई में मैं कभी जस्ट एक आर्टिकल भी पढ़ रहा था जिसमें कि ये बताया जा रहा है कि चाइना में जो है एपीआई की कीमत काफ़ी घट गई है। डिफरेंट टाइप ऑफ एपीआई जो कि यूज़ होते हैं, क्योंकि वहाँ पर प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा है। और इन द मीन वायल अगर आप देखें कि कोविड के बाद हमने काफ़ी कैपेबिलिटीज़ बिल्टअप कर ली हैं इंडिया में, क्योंकि गवर्नमेंट की पीएलआई स्कीम्स बहुत सारी चीज़ें थी। और जो शॉर्टेज ऑफ जो है एपीआईज था, क्योंकि चाइना में लॉकडाउन थे, बहुत बुरी तरह से सारी चीज़ें स्टक हो रखी थी, तो हमने भी अपनी कैपेबिलिटीज इन द मीन टाइम काफ़ी बिल्टअप कर ली हैं। और मुझे लगता है कि अगर केवल और केवल एक थ्रेट है कि चाइनीज एपीआई का इंडिया में जो है सप्लाई ना करें और प्राइस को जो है हैविली तोड़ ना दें, क्योंकि गवर्नमेंट काफ़ी इस पे
नज़र रखी हुई है और लगता नहीं है कि करने देगी इस तरह की कोई भी चीज़ें। आने वाले टाइम पे मुझे लगता है मैं काफ़ी पॉजिटिव हूँ कि एपीआई इंडस्ट्री में जितनी भी कंपनियां हैं, बीट लॉरस लैब या कह लें कि डिवीज लैब हो या फिर और ऑरबिंदो फार्मा ने भी काफ़ी चीज़ें बिल्टअप की हैं इन द मीन वाइल। तो ये सारी कंपनियों पे पॉजिटिव हूँ और इन्होंने काफ़ी कैपेबिलिटीज बिल्ड की हैं। तो अर्निंग शायद हो सकता है कि आपको थोड़ी सी दिखें नज़दीक में खराब, लेकिन लंबी अवधि में अब जो कि इनकी पुरानी जो मार्जिन थी 25 से 30% के आसपास शायद फिर से गेन कर लेंगे। ऐसा ऐसा लगता है कि होने वाला है, एटलीस्ट 6 to 12 months होराइजन, टाइम होराइजन। जी। तो यहाँ पर सर को अच्छा लग रहा है, पूरा स्पेस ही अच्छा लग रहा है, और लॉरस लैब और अरविंदो फार्मा और जो भी इस सेगमेंट की कंपनीज हैं लाइक आईओएल केमिकल, ग्रेन्यूल्स, वो सभी कंपनियां इस सेगमेंट की हैं। तो यहाँ पर नजरें बनाई जा सकती हैं। लॉरस लैब में नतीजों के लिए भी होल्ड किया जा सकता है। नेक्स्ट काउंटर की तरफ बढ़ते हैं सर। बड़ा इंटरेस्टिंग काउंटर है ईवी स्पेस की एक ऐसी कंपनी जिसने मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं, ओलेक्ट्रा ग्रीन। इस कंपनी के नतीजे हैं 25 अप्रैल को। हालांकि ब्रोकरेज हाउसेस के एस्टीमेट इस काउंटर पर नहीं मिले हमें, लेकिन काउंटर में आज जिस तरह का मूव था ये इंट्राडे हाई पर बंद हुआ है। क्या करना चाहिए सर? देखिए महंगा बहुत है काउंटर, और मतलब ये जब 200 रुपये दाम था तब भी महंगा था और आज भी है। मतलब इनकी अर्निंग्स जो है वो कैचअप, और इतना जो है ईवी के बारे में इतनी इतने इन्वायरमेंट में मतलब लोग बात करते हैं, इतना पॉजिटिवनेस है। लेकिन आप साल 2 साल के नंबर्स को देखेंगे विवेक जी, तो वो नंबर्स में कन्वर्जन नहीं हुए हैं वो सारी चीज़ें। तो और स्टॉक प्राइस लेकिन बहुत बड़ा है, तो स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस मतलब लगता है कभी कभी कंपनियों के चार्ट देखकर, प्राइस देखकर कि कहाँ डिस्कनेक्ट बहुत बढ़ते जा रहा है। मतलब खाई जो है, नंबर्स एक तरह से गेन हो रहे हैं, 10% बढ़ रहे हैं, तो स्टॉक प्राइस 100% बढ़ रहा है। तो ये और क्योंकि ईवी स्पेस में है, मुझे लग रहा है कि जो हिंसफोर्थ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए ईवी और वो भी बस स्पेस में, वो ज़्यादा गेन करेंगी शायद टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड। क्योंकि अब सेंट्रल बैंक से सेंट्रल गवर्नमेंट जो गारंटी दे रही है स्टेट गवर्नमेंट्स को कि अगर आप ईवी व्हीकल्स लेते हैं, जो कि पहले नहीं थी, जिसके कारण कि ओलेक्ट्रा और जेबीएम ऑटो ने काफ़ी स्पेस गेन किया था। जी। अब मुझे लगता है कि एक ये टेक्टोनिक शिफ्ट होगा कि वो कंपनियां ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। काफ़ी महंगा है, मुझे ये शेयर मतलब बहुत दूर रहना चाहता हूँ मैं इससे। बिल्कुल सर, समझ गए आपका इशारा कि आप यहाँ से एग्जिट ही लेना चाहते हैं, यानी कि आपकी सेल की ही रिकमेंडेशन है। और जो सर का मानना है इस स्पेस में आप अशोक लेलैंड जैसी कंपनीज पर नज़र बना सकते हैं। फिलहाल इस काउंटर में दूर ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है। काउंटर काफ़ी चल चुका है, 200 रुपये का शेयर 1800 रुपये हो चुका है। और वैसे तो अगर इसका पिछले 10 सालों का रिटर्न देखें तो ये 10 रुपये का शेयर 1800 रुपये हुआ है। तो काफ़ी काबिल तारीफ रिटर्न इस काउंटर ने दिए हैं। नेक्स्ट काउंटर की तरफ बढ़ते हैं, मारुति। सर ये तो इस सेक्टर का दिग्गज है, अब इसमें क्या करें सर? पर काउंटर ये भी चल गया। रिजल्ट्स देखें तो करीब 22% की उम्मीद कंपनी के रेवेन्यू में, और प्रॉफिट में करीब 50% का जंप एक्सपेक्टेड है इस क्वार्टर में। तो नंबर भी अगर आप देखें विवेक जी, तो लाइफ हाई नंबर्स इनके आ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है कंपनी जो है का एक स्पेस था जहां पर कंपनी नील बटा सन्नाटा जैसे वैकम था, वो था कहना कि जो आजकल जिसमें क्रेटा है या किया जैसी कंपनियां हैं, जो एसयूवी सेगमेंट है उसमें कंपनी नदारत थी, उसमें नहीं थी। लेकिन पिछले साल अगर देखें तो इनकी जो लॉन्च हुई थी ग्रैंड विटारा, फिर अब ब्रेजा काफी अच्छा जो कर रही है इनका, उसके बाद बलिनो तो पहले से ही थी जो अच्छा कर रही थी। तो एसयूवी सेगमेंट में इनकी जो दस्तक हुई उसके बाद नंबर्स काफी सुधरे हैं। और इनकी जो छोटी कारें हैं, जो जो कि 800 या एस्प्रेसो जैसी कारें हैं, वो कारों की बिक्री कम होती गई है और एसयूवी सेगमेंट की बिक्री बढ़ गई है। मुझे लगता है कि ये कंपनी काफी अच्छा करेगी। क्योंकि अगर आप देखें टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा और तीसरी कंपनी मारुति, अगर आप टाटा मोटर्स को देखेंगे, महिंद्रा एंड महिंद्रा को देखेंगे और मारुति की देखेंगे, तो मारुति वन एंड ओनली वन जो कंपनी है जो कि पैसेंजर व्हीकल्स केवल बना रही है। अदर जो भी कंपनियां हैं उसमें कमर्शियल व्हीकल्स का भी एस्पेक्ट्स है, मिलिट्रीज की भी गाड़ी बनाती है एमएनएम। तो उनका थोड़ा मिक्स है एस्पेक्ट्स है, लेकिन फार्म इक्विपमेंट्स भी है। लेकिन मारुति जो है, अगर कोई पैसेंजर व्हीकल्स में कोई भी लेना चाहता है तो मुझे लगता है कि बेस्ट लॉट है। यहाँ भी लेना चाहिए या यहाँ से गिरे तो लेना चाहिए। आने वाले दिनों में कई लॉन्चेस भी हैं। और सबसे बड़ी चीज अगर आप देखें तो ईवी की तरफ जो इनका झुकाव था वो कम था पहले, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने देखा कि ईवी में न जाकर हाइब्रिड मॉडल लॉन्च करें।
तो इन्होंने हाइब्रिड मॉडल्स की तरफ, जो गैस के साथ सीएनजी प्लस पेट्रोल या फिर बैटरी प्लस पेट्रोल की गाड़ियां लॉन्च की हैं। और अमेरिका की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था विवेक जी मैं, कि वहां पर हाइब्रिड कारों का प्रचलन ज्यादा हो रखा है, और ज्यादा तेजी से ग्रोथ वहां पर हाइब्रिड कारों को हो रही है, न कि ईवी कारों की हो रही है। जी। तो फिलहाल मारुति को होल्ड ही करने की राय है, और सर को अच्छा लग रहा है। काफ़ी कुछ इनकी जो लॉन्चेस हैं वो कंपनी को आने वाले समय में भी फ़ायदा देंगी। नेक्स्ट काउंटर की तरफ बढ़ते हैं सर। इंडिया बुल रियल इस्टेट, ये काउंटर पूरे रियल्टी स्पेस में उतना नहीं चला जब पूरा रियल्टी स्पेस चल रहा था, लेकिन पिछले 2 महीने में सबसे ज़्यादा तेज चलने वाले शेयरों में से एक हो गया रियल्टी स्पेस में। अब क्या करें सर? कोई भी गिरावट इसमें खरीदारी बन जा रही है, लेकिन क्या ये नतीजे के बलबूते पर चल पाएगा, या इसमें जो मर्जर की जो प्रक्रिया चल रही है एम्बेसी ग्रुप के साथ, उसको लेकर ही इसमें कुछ मोमेंटम बनेगा? देखिए, मतलब एक डिसास्टर के थ्रू गुजरा है। मुझे लगता है कि जो एम्बेसी ग्रुप के साथ हुआ, और उसके बाद जो है बहुत से न्यूज आई। क्योंकि हम लोग उसमें काफ़ी पुराने इन्वेस्टर हैं, तो काफ़ी क्लोजली फॉलो करते हैं। कुछ इश्यूज थे इनके कॉर्पोरेट गवर्नेंस के एम्बेसी में, जिसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ा। और हम लोगों ने केवल और केवल इसलिए लिया था कि यहाँ पर एक चेंज हैंड मिस्टर गहलोत के की कंपनी से वो निकल गए, और फिर एक बड़ी कंपनी आई, तो अच्छा करना चाहिए। लेकिन और नतीजों में जो डिसास्टर दिखा, मतलब एकदम कह लें कि कहीं नहीं दिखा इस पूरे रियल एस्टेट सेक्टर में। अगर आप देखें, सारी कंपनियां लाइफ हाई पे हैं, लाइफ हाई नंबर्स आ रहे हैं। और एट द सेम टाइम ये कंपनी टीटीएम बेसिस पे भी अगर आप देखेंगे, ऑपरेशनल प्रॉफिट में 470 करोड़ का लॉस है, जो कि इनको मुझे लग रहा है 2012 से लेके जो नतीजे दिख रहे हैं उसमें नहीं है। तो ऐसी कंपनी में, और अब सुन रहे हैं कि कोई राइट इशू आने वाले हैं, या फिर कुछ और चीजें इसमें होंगी, जिससे फंड कंपनी जुटाएगी और फिर से इसमें निवेश करेगी। तो ऐसी कंपनी जहां इतना डिसास्टर ऑलरेडी हो चुका है, मुझे लगता है कि थोड़ी दूरी रखनी चाहिए। और वी आर ऑल्सो लुकिंग एन अपॉर्चुन टाइम टू एग्जिट फ्रॉम दिस स्टॉक। बिल्कुल, तो यहाँ से दूरी रखनी चाहिए, एग्जिट कर लेना चाहिए काउंटर पर। तो यहाँ से अभी फ़िलहाल कोई रिजल्ट्स को लेकर प्ले करने की कोई खास आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट काउंटर की तरफ बढ़ते हैं। उषा मार्टिन सर, 26 अप्रैल को नतीजे हैं। काउंटर काफ़ी कुछ निवेशक और ट्रेडरों की लिस्ट में शामिल रहता है। नतीजों के अनुमान तो नहीं मिले, लेकिन काउंटर का अगर मैं मूव देख रहा था 2021 में 20 रुपये और 30 रुपये की रेंज पे चल रहा था, और वहाँ से ये 370 रुपये हो गया सर, मल्टी बैगर बन चुका है। अभी कुछ उम्मीदें हैं? डेफिनेटली, अगर आप देखें, कंपनी कंपनी ये भी कंपनी डिजास्टर से गुजरी है काफ़ी, और उसके बाद इन्होंने अपनी एक यूनिट को हाइव ऑफ की, टाटा को बेचा, और वो कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई। और भाइयों भाइयों में थोड़ा सा कुछ रिफ्ट भी था, वो सारी चीज़ें सॉल्व हुई, और उसके बाद जो है कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देना चालू कर दिया। और अगर आप देखें नतीजों में, तो तकरीबन 20% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो कि बहुत कम दिखता है। और कंपनी जो रोग बनाती है उसमें जो है कहने काफी महारत हासिल है। कलकत्ता बेस ही ये भी कंपनी है, उषा मार्टिन। और मैं आपको याद दिला दूं कि जो अभी वोडा आइडिया फोन है, पहले ये वोडाफोन हुआ करता था, और शुरुआत में कमांड हुआ करता था, जिसके मालिक ये लोग थे, उषा मार्टिन। और अभी भी अगर आप देखेंगे, मुझे लगता है कि कुछ परसेंटेज, लेस देन 1% के करीब शेयर इनका अभी भी है उसमें, क्योंकि ये जी। प्रमोटर रहे हैं पहले। उस समय जब स्पाइस बोल के एक कंपनी हुआ करती थी कलकत्ता में, दो जी। कंपनियां थी। और कमांड इंडिया की आई थिंक पहली कंपनी है जो कि इसमें थी, क्या बोलते हैं, मोबाइल फोन लेकर आई थी इंडिया में। जी। उसमें ये कंपनी थी, और उसके ये लोग मालिक थे। तो मुझे लगता है कि काफी अच्छा ग्रुप है, और आने वाले टाइम पे अपॉर्चुनिटी साइज भी काफी अच्छी है। तो कोई भी डिप हो तो मुझे लगता है लेना चाहिए। बिल्कुल, तो बाय एंड डिप्स, और कंपनी अच्छी है, ग्रुप अच्छा है, तो यहाँ पर कुछ भी खरीदारी का मौका मिलता है तो आप खरीदें। नेक्स्ट काउंटर की तरफ बढ़ते हैं। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक सर, इसके भी नतीजे 26 अप्रैल को आते हुए दिखाई देंगे। इस काउंटर पर भी काफ़ी निवेशक और ट्रेडर्स के सवाल आते हैं सर, क्या करें? ठीक है, मतलब बेबी स्टेप्स है। मुझे लगता है कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसके बारे में हम थोड़ी देर पहले बात किए हैं, वो कंपनियां मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही हैं दैन टू दिस, बिकॉज इनका कंसंट्रेशन एक तो काफ़ी स्मॉल स्पेस में है, यूपी में है, काफ़ी कम है। तो वो कंसंट्रेशन एक रिस्क रहता है, और धीरे धीरे स्प्रेड होगी कंपनी। तो मैं इसके बजाय, मुझे मेरे सामने एक ही प्रश्न हमेशा रहता है कि क्या ये कंपनी में निवेश करके ज़्यादा कमाया जा सकता है, या कोई बेहतर कंपनियां हों। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि जब बेहतर कंपनियां पूरे सेक्टर में हैं,
तो वहां पर देखना, और स्टैब्लिश्ड जो है नंबर्स हैं उनके पास, मतलब स्टैब्लिश हिस्ट्री भी रही है, तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि वो कंपनी ज़्यादा बेहतर है। तो इस कंपनी में सर जो निवेशक हैं वो होल्ड करें या इससे एग्जिट करके दूसरे काउंटर पर जाएं? देखिए, मैं तो वही, मेरे पास होता तो मैं एग्जिट करके दूसरी कंपनी की तरफ देखता। बिल्कुल। तो इस काउंटर से एग्जिट करें यानी कि सेल की राय। और दूसरे सर ने जो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे शेयर पर चर्चा की थी, वहाँ पर आप कोई भी गिरावट आती है तो वहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट काउंटर बढ़ते हैं सर, बाजार का दूसरा दिग्गज बैंक आईसीआईसीआई बैंक, जिसके नतीजे हमें 27 अप्रैल को आते हुए दिखाई देंगे। उस दिन हालांकि ट्रेड तो नहीं होगा क्योंकि शनिवार का दिन होगा, लेकिन बैंकिंग के लिए बड़ा दिन है क्योंकि बहुत सारे बैंक्स हैं उस दिन। देखिए आप लाइन लगाकर, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक, आरबीएल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, चार कम बैंक के नतीजे एक ही दिन, और दिन है शनिवार। तो इम्पैक्ट या तो फ्राइडे को मिलेगा आपको या मंडे को मिलेगा जब मार्केट ओपन होगा इनके नतीजों के बाद। आईसीआईसीआई बैंक में सर क्या करें? नतीजे तो अच्छे ही एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट, 9% की ग्रोथ एनआईआई में और 17% की ग्रोथ प्रॉफिट में। ठीक है, मुझे लग रहा है कि ये बैंक भी ठीक करेगी। लास्ट क्वार्टर अगर आप देखें तो प्रोविजंस काफी कम हुए थे लास्ट ईयर से मतलब जो दिसंबर 2022 से काफी कम हुए थे प्रोविजंस, और उसके कारण प्रॉफिट बढ़ी थी, लेकिन नेट इंटरेस्ट इनकम थोड़ी म्यूटेड थी, 13 साढ़े 13% के आसपास मैं देख रहा हूँ था ला। और लेकिन एडवांसेस में काफी जो लोन ग्रोथ थी उसमें 18% की ग्रोथ थी, 4% जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर थी, तो जो कि काफी अच्छा है। और सबसे बड़ी चीज कि कासा भी इनका जो है वो उसमें थोड़ा डिक्लाइन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिख रहा है, और जो कि सारी बैंकों में दिख रहा था लास्ट क्वार्टर में हो रही थी चीजें। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो थोड़ा जो है टेपर्ड है, 10% के आसपास, 10 से नीचे है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम लग सकता है बैंक को ये सारी चीजों से रिकवर होने में। जब तक रिटर्न ऑन इक्विटी 13-14 के आसपास नहीं होती है तब तक थोड़ा सा बैंक में मुश्किल होती है, क्योंकि आपको रिटर्न ऑन इक्विटी जरूर जनरेट करना पड़ता है। वो चीज जरूर देखनी चाहिए। और बुक वैल्यूज के लिहाज से भी मुझे लग रहा है कि बैंक थोड़ी सी महंगी है, तो निचले स्तरों पर आए, इन स्तरों पर मुझे लगता है कि थोड़ा अवॉइड करें। बिल्कुल। तो इन स्तरों पर अवॉइड करें, लेकिन वैसे अगर किसी के पास है तो होल्ड कर सकते हैं, और निचले स्तरों पर आएगा तो कुछ खरीदारी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट काउंटर सर, बाजार का फैंसी बन गया, लोगों को इसने लंबी अवधि का निवेशक बना दिया, क्योंकि जो लोग फंसे इस काउंटर पर वो बहुत ही ऊपर के लेवल पर फंस गए और काउंटर काफ़ी नीचे आ गया। यस बैंक सर, यहाँ पर देखें तो 10% की ग्रोथ एनआईआई में और प्रॉफिट में करीब 20% की ग्रोथ, करीब 240 से 50 करोड़ का प्रॉफिट रह सकता है बैंक का, ऐसा मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर काउंटर से, कहाँ जाएगा? विवेक जी, बहुत निराश किया है इस बैंक ने। अगर आप देख लें कि जब से इसमें सारी रेजोल्यूशंस हुए हैं, ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि यस बैंक में कुछ चीज़ें अच्छी होंगी, लेकिन वो चीज़ें बहुत ही धीरे गति से हो रही है। केवल अभी जो है कुछ रूमर्स या कुछ न्यूज़ मार्केट में है कि शायद बैंक में एसबीआई निकलने वाला है, कोई बड़ी जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस आ सकती है। तो वो एक अलग चीज है, लेकिन वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे मोर देन 2 टाइम्स जो है करंट मार्केट प्राइस पे है। लोन ग्रोथ जो अगर आप देख लें बहुत टेपर्ड है, 11-12% के आसपास की लोन ग्रोथ रही है इनकी। आ, ये सारी चीजें अगर आप देख लें तो बहुत खराब है। कासा रेशियो भी 30% के आसपास है। और मुझे लगता है कि अगर रिटर्न ऑन इक्विटी देख लें 2% है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी 2%, क्योंकि अगर आप देखें पुराने थोड़े से पीछे जाएंगे, जब रेजोल्यूशन हुआ था बैंक का, सारी बैंकों ने मिलकर इस बैंक को बचाया था, सारे लोगों ने इक्विटी इन्फ्यूज की थी, और उसके कारण मोर देन 10 टाइम्स इक्विटी का बेस बढ़ गया था, जिसके बिल्कुल। कारण जो है इसके ईपीएस बहुत, मतलब अर्निंग पर शेयर काफी कम हो गए, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बढ़ गए। तो इस बैंक को मुझे लगता है रिकवर करने में काफी टाइम लगेगा, क्योंकि इक्विटी स्ट्रक्चर जो है जिस तरह से डैमेज हुआ है, वो चीज तो बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है कि कोई भी उछाल हो, मार्केट कंडीशन अच्छी है, निकल जाना चाहिए। बिल्कुल। तो सेल ऑन राइज, इस काउंटर पर यही स्ट्रैटेजी है। नतीजे अच्छे आएंगे, लेकिन नतीजे अच्छे होने से शेयर प्राइस शायद उतना नहीं चल पाएगा, क्योंकि कोई भी राइज होगा तो बड़े निवेशक जो होंगे वो इसमें अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे, तो आप भी उनके साथ ही निकल जाएं तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट काउंटर आरबीएल बैंक सर, इसके नतीजे भी शनिवार को, लेकिन ग्रोथ में 19% एनआई की साइड पर, साथ ही प्रॉफिट में देखें तो करीब 24% की ग्रोथ देखने के लिए मिल सकती है। स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा है। आप कैसे देख रहे हैं सर इस काउंटर को?
देखिए, आरबीएल बैंक सो है, मुझे लगता है कि ठीक ठाक रहने चाहिए नतीजे। बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं। और क्योंकि वैल्यूएशन भी काफ़ी जो है इस चीज़ को कैप्चर करता है। तकरीबन जो है 1.2 टाइम्स ऑफ जो है बुक वैल्यू ट्रेड हो रहा है। तो निचले स्तरों पर जरूर इसको देखना चाहिए, थोड़े से पैसे लगाना चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशन सस्ते हैं। और नंबर्स में हमने जो है एक रेंज में या थोड़ा सा ऐसे ऊपर नीचे देख रहे हैं, क्योंकि वैल्यूएशन सस्ता है, तो मेरे लिए वो एक क्वेश्चन है। देख सकते हैं, क्योंकि बैंकिंग एज ए होल जो है मैं काफ़ी पॉजिटिव हूँ। और अच्छी जो बैंकें हैं उसमें आपको जरूर देखना चाहिए। इस बैंक में मुझे लगता है कि रिकवरी हो सकती है, और इस लिहाज से इन स्तरों पे ले, या फिर करेक्शन होता है तो ले सकते हैं। बिल्कुल, प्राइवेट स्पेस में बहुत कम बैंक हैं जो अपनी प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो के आधार पर 1:1 के रेशो पर चल रहे हैं। उनमें से ये एक बैंक है। तो यहाँ पर अभी कोई भी निचला स्तर मिलता है या इन लेवल्स पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म। लास्ट काउंटर ऑफ द डे सर, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। इसमें भी काफ़ी निवेशक खुश हैं क्योंकि इन्होंने पिछले 1-2 साल में बड़ा अच्छा पैसा बनाकर दिया इस काउंटर ने। हालांकि जो बड़ी लंबी अवधि के निवेशक हैं वो काफ़ी निराश भी रहते क्योंकि काउंटर ने उनको बहुत अच्छा रिटर्न नहीं दिया, क्योंकि एक समय पर ये काउंटर बहुत समय तक रेंज में रहा, सुस्त रहा। अब क्या करें सर, नतीजों में 25% की ग्रोथ एनआई में, लेकिन प्रॉफिट में इस बार डी ग्रोथ दिखाई दे सकती है 6.5% की काउंटर में, लेकिन आज स्ट्रेंथ थी। देखिए, अगर आपको डीग्रोथ दिखाई दे और नतीजों के कारण आपको निचले स्तरों पर मिले ये, तो आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि इसमें जो लेगेसी के इशू थे विवेक जी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो लोन थे वो धीरे धीरे खत्म हो गए हैं। अब कंपनी का मैनेजमेंट काफ़ी पॉजिटिव है, बॉडी लैंग्वेज काफ़ी अच्छी है इनकी, कि दे आर वेल पॉइज्ड टू ग्रो। और मुझे लगता है कि लंबी अवधि में आपको इस कंपनी को देखना चाहिए। और गिरे हुए जितने भी लेवल है, क्योंकि लेगेसी के इशू थे, इसलिए लॉन्गर टर्म के जो इन्वेस्टर थे उनको बहुत पैसे नहीं मिले। मेरे पास भी ये शेयर था कुछ दिनों पहले, मैंने थोड़ा, चूंकि मार्केट बढ़ गया था तो मैंने बेचा था, बट अगेन आई एम लुकिंग अपॉर्चुन टाइम टू एंटर, कि कहीं भी अगर नीचे मिलता है तो इसको देखना चाहिए। बिल्कुल, तो कोई भी अगर नतीजे खराब भी आते हैं और ये नीचे आता है काउंटर, तो खरीदारी का ही मौका होगा। तो इस काउंटर पर बाय ऑन डिक्लाइंस यही स्ट्रैटेजी रहेगी आपकी। एक बार रिव्यू कर लेते हैं सभी काउंटर्स पर जो सर से बातचीत हुई है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, यहाँ पर सर का मानना है कि काउंटर को निचले स्तरों पर बाय करें या होल्ड कर सकते हैं जिन निवेशकों के पास है। M&M फाइनेंशियल, इसके नतीजे हैं कल, इस काउंटर को भी बाय की रिकमेंडेशन पर रखा है। एक्सिस बैंक जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज इस काउंटर पर अभी कोई फ्रेश खरीदारी नहीं करनी है। एचडीएफसी बैंक रिलेटिवली सर को ज़्यादा बेटर लगता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए ठीक है, निचले स्तरों पर ही खरीदारी करें, अभी कोई लेवल नहीं बनता है। 5 पैसा इस सेगमेंट की और बहुत अच्छी कंपनियां हैं जहां पर कि आप निवेश कर सकते हैं। तो सर का मानना है कि इस काउंटर से एग्जिट ही करें। नेक्स्ट काउंटर चेन्नई पेट्रो, सर ने 895 रुपये का स्टॉप लॉस दिया था, उसके साथ आप होल्ड कर सकते हैं उस स्टॉप लॉस के साथ। हालांकि नतीजों से अच्छी उम्मीदें नहीं है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक खिंचा हुआ शेयर है, लेकिन सर को अच्छा लग रहा है। कोई भी कोई भी इस काउंटर पर गिरावट देखने के लिए मिलती है किसी भी रीजन से, तो खरीदारी का मौका। एसीसी होल्ड करने की राय। बजाज फाइनेंस यहाँ पर बाय कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। इंडसइंड बैंक भी सर ने बाय की रिकमेंडेशन दी है, बाय ऑन डिक्लाइंस, या अभी इन लेवल्स पर भी कुछ कुछ हद तक आप खरीदारी कर सकते हैं। लॉरस लैब सर को अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पर भी आप होल्ड या बाय ऑन डिक्लाइंस कर सकते हैं। ओलेक्ट्रा ग्रीन सर को अच्छा नहीं लगा, सर का मानना है कि इस काउंटर से निकल जाएं, अशोक लेलैंड जैसी कंपनीज पर इन्वेस्ट करें। मारुति अच्छा लग रहा है सर को, यहाँ से भी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। इंडिया बुल रियल एस्टेट सर को अच्छा नहीं लग रहा है, सर ने एग्जिट की ही राय दी है। उषा मार्टिन लॉन्ग टर्म बाय है, सर को अच्छा लग रहा है, मैनेजमेंट भी अच्छा है, कंपनी के अनुसार कंपनी के जो परफॉर्मेंस है उसके अनुसार ही सर ने अपनी रिकमेंडेशन दी है। साथ ही उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पर सर का मानना है कि इस काउंटर से निकल जाएं और दूसरे स्मॉल फाइनेंस बैंक ज़्यादा अच्छी वैल्यूएशन पर हैं। आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा एलिवेटेड लेवल पर है, डिक्लाइन पर बाय कर सकते हैं या होल्ड अभी, जो कि निवेशक अभी रखे हुए हैं इस काउंटर को। येस बैंक में किसी भी राइस पर आपको निकलना है। आरबीएल बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इन दोनों में खरीदारी की राय है सर की। तो ये इस हफ्ते के बहुत सारे नतीजे हैं जिन पर हमने चर्चा की और आपको स्ट्रेटजी बनाने के लिए सर से आग्रह करके उनसे समय मांगा। संतोष सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। हमारे जो भी कार्यक्रम को देख रहे हैं निवेशक या ट्रेडर्स, उनको एक हेल्प करने के लिए। थैंक यू वेरी मच विवेक जी, थैंक यू। प्लेजर सर।
तो ये थे संतोष जी, और हमने काफ़ी कुछ काउंटर्स पर चर्चा की। उम्मीद करते हैं कि आपको इस कार्यक्रम के ज़रिए फ़ायदा होगा और आपको स्ट्रेटजी बनाने में मदद मिलेगी। तो फिलहाल इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। नमस्कार।